ये जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेसिकली इसके पहले मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ना चाहिए, लेकिन मगध साम्राज्य का उत्कर्ष चूँकि कई बार रिपीट होता है और छोटा सा सेगमेंट है तो उसको कहीं बाद में देख लेंगे। अभी हम लोग मौर्य पर आते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी ज़्यादा इधर से आते हैं और यह थोड़ा सा एक अच्छा एरिया भी है। मौर्य साम्राज्य अभी तक हमने जितने भी इतिहास में जो क्रम बन रहा था या बढ़ रहा था उसमें कहीं भी साम्राज्य नाम की कोई चीज़ नहीं थी। क्या था? क्या पहले गांव था, जन था, जनपद था, महाजनपद तक हम लोग देखे, लेकिन कभी भी राजा तक नहीं पहुंचे थे। पहली बार मगध का जब उत्कर्ष हुआ तो वहाँ पर राजा का कंसेप्ट आया। हड़प्पा में भी राजा का कंसेप्ट दिखता नहीं है और होगा भी तो उसका भी हम लोग स्पष्ट पता नहीं कर पाया, लेकिन राजा जो है वो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष से राजा दिखता है। महाजनपद काल में भी वह एक राजा की तरह दिखता है, ठीक है। तो पहले जो ग्रामणी, विस्पति, जन का जो हेड है, ये सब चीज़ें थी तो वो थोड़ा दबे दबे लोग थे, लेकिन बाद में जब राजा आता है तो उनका क्या हो जाता है? दबदबा हो जाता है, ठीक है। लेकिन राजा का भी बहुत सारा वर्ग बना और ऐसा राजा जो कि कई राज्यों को समाहित करके एक बड़े साम्राज्य का राजा बना, उसको क्या कहा गया? सम्राट कहा गया। और वैसे राज्य को क्या कहा गया? साम्राज्य कहा गया। तो पहली बार भारतीय इतिहास में साम्राज्य तक कौन पहुंचता है? चंद्रगुप्त मौर्य, या मतलब मौर्य काल। मौर्य काल में पहली बार साम्राज्य का कंसेप्ट आता है। तो यदि पूछा जाए कि पहली बार साम्राज्य का कंसेप्ट कब से, तो मौर्य काल, ठीक है। तो मौर्य काल भारतीय इतिहास में एक प्रस्थान बिंदु है। प्रस्थान बिंदु मतलब एक डिसाइडिंग फैक्टर है, जहाँ से एक नई बात प्रारंभ होती है, एक नया इनिशिएटिव शुरू होता है। तो क्लियर है? कालखंड के बारे में बताइए, मौर्य काल का कालखंड क्या है? जैसे आप लोग तो पढ़े ही है ना। मौर्य काल में सबसे ज़्यादा प्रभावी शासक तो अशोक ही रहे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का भी काफ़ी नाम रहा। मौर्य काल बाकी कालों से अलग कैसे हुआ? साम्राज्य विस्तार को लेकर, अपने शासन प्रशासन को लेकर, यानी इसका जो प्रशासनिक ढांचा था, आपको विश्वास होगा कि वह ढांचा आज भी कमोबेश यूज होता है। मौर्य साम्राज्य ही भारतीय इतिहास में पहला ऐसा साम्राज्य था जिसने डीएम का कंसेप्ट लाया। समाहर्ता की जो बात है वो पहली बार कब आती है? मौर्य के समय आती है। समाहर्ता वर्ड दोनों के लिए यूज़ किया गया है। कई बार जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है समाहर्ता होता है, और एक देश के लेवल पर भी, यानी फाइनेंस मिनिस्टर के लिए भी कई बार समाहर्ता शब्द का प्रयोग किया गया है, और कई बार डीएम के लिए भी, जो लोकल लेवल पर जो करों को कलेक्शन करता है, समाहर्ता। और आज भी समाहरणालय होता है ना, आज भी क्या बोलते हैं? डीसी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हैं, यही ना। और एक जब वो न्यायिक शक्ति में रहता है तो क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों गुण उस समय ही विकसित हुए थे। इतिहास को इतिहास बनाने में दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। कौन कौन? साहित्यिक। तो मौर्य काल इसलिए भी यूनिक है कि यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में पुरातात्विक भी मिले और साहित्यिक भी मिले। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ। इसके पहले वैदिक था, साहित्य मिल रहा है तो पुरातत्व नहीं। हड़प्पा था, पुरातत्व मिल रहा है तो साहित्य नहीं पढ़ा जा सकता है। क्या महाजनपद काल में इसकी शुरुआत हुई कि पिपरहवा कलश लेख, मैंने कहा कि वहाँ से लिखे को पढ़ा जा सका। सबसे पहले खोजा किसने? 1750 में टिफेंथलर ने। लेकिन सबसे पहले पढ़ा किसने? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। तो ये सारी चीज़ें इतिहास को परिपुष्ट कर रही हैं और बेहतर बना रही हैं। क्योंकि तुम बताओ, तुमको तो पता ही है, बोलती भी हो, इतिहास क्या है? वसन, निवसन। असन, वसन और निवसन के तलाश में मनुष्य के विकास की कहानी को इतिहास कहते हैं। यह अतीत के साथ वर्तमान का एक सतत संवाद है। इट्स अ कांस्टेंट डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट।
हिस्ट्री इज नथिंग बट अ डायलॉग। कैसा डायलॉग है? बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। तो क्या हो रहा है कि अभी हमारा महाजनपद काल से यह डायलॉग और अच्छा हो रहा है, चीज़ें और परिभाषित हैं, वेल डिफाइंड हो रही हैं। जैसे पहले क्या था, केवल घड़ा मिला लेकिन उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं मिला, मिला भी तो पढ़ नहीं पाए, लेकिन महाजनपद काल से हम उसको पढ़ने लगे, लेकिन हल्का फुल्का भी, बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है। यदि भारत में पूछे पहला अभिलेख कहाँ से मिला पुनीत, आप बताइए, तो पिपरहवा कलश लेख। लेकिन भारत के संदर्भ में पहला अभिलेख प्रमाण क्या मिलता है, वो कहाँ से मिला है, वो बताइए। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोग को? क्योंकि आज ऑनलाइन पूरी तरह शांत है। तो ये बताइए कि पहला अभिलेख जो भारतीय संदर्भ में मिला वो कहाँ से मिला और कब का है, उसका क्या नाम है? बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख 1400 BC, 1400 BC बोगज कोई अभिलेख, जिस पर इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण नाम के 4 देवताओं का जिक्र है। हित्ती और मिटनी नाम के 2 जातियों के बीच के लड़ाई के संधि पत्र है, यानी उन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ और ये देवताओं को साक्षी मान के उन लोगों ने शपथ पत्र दायर किया, जैसे कहते धारा 107 कहते हैं, कि हम आगे से नहीं लड़ेंगे। बोगज कोई अभिलेख 1400 BC मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया में मिला था। ठीक है, तो यह पहला अभिलेखीय प्रमाण है, लिखित के साक्ष्य है, पुरातात्विक का भी साक्ष्य है। लेकिन पुरातत्व क्या है कि वो एक ऐसे बर्तन होता है ना, इस तरह का एक बर्तन है, उस पर लिखा हुआ, जैसे नहीं आजकल बना होता है, इस तरह का वो है, उसके ऊपर में ये यहाँ पर संधि पत्र लिखा हुआ है और इसमें जिक्र है किसका? इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण। तो क्वेश्चन में कई बार यह भी पूछता है किन किन देवताओं का जिक्र है, किन किन 2 जातियों के बीच में हुआ, तो वो हित्ती और मिट्टी, और क्या था, तो क्लियर है ही। इसका मतलब प्रसार ज्यादा था। ठीक है ना, तो हम ये बात इसलिए यहाँ रिपीट कर रहे हैं कि हिस्ट्री कंस्टिट्यूट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, इतिहास और साहित्य, क्या चाहिए, सॉरी मतलब पुरातत्व और साहित्य, तो यह चीज़ मिलना शुरू हुआ महाजनपद काल से। पहली बार मिला पिपरहवा कलश लेख भारत में, भारत के बाहर बोगज कोई नहीं। ठीक है, घटना पहले की हो लेकिन अभिलेख मिला बाद में। लेकिन जो महाजनपद काल के बाद मौर्य काल आया, या उसके पैरेलल ही थोड़ा सा लास्ट में आ गया, क्योंकि दोनों देखिए कोई भी कालखंड आइसोलेशन में नहीं होता है, एक कालखंड समाप्त होता है, दूसरा कालखंड शुरू होता है, या वैसे ही है जैसे उंगलियां आपस में मैच करती हैं। तो एक उंगली ऐसे करके नहीं जुड़ सकती है ना, कभी भी ऐसे ही जुड़ेगा, यानी कुछ इसका गुण आखिरी में रहेगा, कुछ इसका गुण वहीं से शुरू हो जाएगा। ये खास करके जब आप एंशिएंट पढ़ते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, वहाँ पर ये प्रॉपर्टी ज़्यादा देखती है, वहाँ कालक्रम का रेंज ज़्यादा है। अब 10,000 में कोई चीज़ हो रहा है तो अगले दिन वो नियोलिथिक नहीं ना हो जाएगा, तो वहाँ रेंज होता है। बात समझ में आ रही है जो हम रेंज की बात कर रहे हैं? तो मौर्य काल में बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से अभिलेखीय प्रमाण मिले। पहली बार शिलालेख मिला, पहली बार लघु लेख मिला, पहली बार बृहत शिलालेख मिला, पहली बार आपको अलग अलग चीज़ों पर लिखे हुए लेख मिले, और उन लेखों का एक निश्चित टारगेट था। जैसे आप होर्डिंग्स देखते हैं ना, आज के ज़माने में बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं, नीतीश कुमार जी का तस्वीर लगा रहता है उस पर, और उस पर लिखा होता है कि हमारी जनता ये करे, ये ना करे, वो ना करे, होता है ना। नरेंद्र मोदी के लंबे लंबे होर्डिंग्स होते हैं और उस पर अच्छी बातें लिखी होती हैं। आप उनके फॉलोअर हो तब भी, उनको फॉलो नहीं करते हो तब भी बातें तो अच्छी ही होती हैं, किसी योजना के बारे में, किसी हरित क्रांति के बारे में, या किसी उज्ज्वला के बारे में ही लिखा होता है। तो राजा को भी अपने प्रजा को संदेश देने का एक निश्चित माध्यम चाहिए होता था। तो मौर्य काल में राजाओं ने पहली बार, खास करके अशोक ने ज़्यादातर उसमें से, अपनी प्रजा को संदेश देने के लिए शिलाओं पर लेख लिखवाने की परंपरा शुरू की। ये किस लिए लिखते थे? शिला पर लेख, कि जनता तक मैसेज पहुँचे और पहुँचता रहे, तब तक लगा रहे जब तक आखिरी इंसान भी उसको देख न ले।
समझ आ गया? तो ऐसे लगभग 50 लेख मिलते हैं किसके? अशोक के, और सब महत्वपूर्ण। समझ आ गया? अशोक के 50 के आसपास लेख हैं और उनमें से ज़्यादातर महत्वपूर्ण ही हैं। जैसे कई बार इस बार पूछा कि किसमें अपने आप को देवानाम प्रिय कहा, किसमें क्या कहा, तो ये सब तरह की बातें आती हैं। किसमें मगध का राजा कहता है अपने आप को, किसी में अशोकस कहता है। तो अभिलेख आया, यह बड़ी मात्रा में, यह साहित्य के साथ साथ एक बहुत बड़ा सहयोग था। साहित्य तो किताब पर लिखा हुआ वो भी मिला बहुत सारा, मौर्य काल में सबसे ज़्यादा किताबें भी हैं, लेकिन पहली बार इस व्यापकता के साथ बड़े बड़े लेख हैं। तो उनमें भी जो सब महत्वपूर्ण हैं सब हम बताएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है बृहद शिलालेख। सबसे महत्वपूर्ण कौन है? बृहद शिलालेख। अशोक के 50 से ऊपर 52-53 लेख हैं जो ज्ञात हैं। उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसका मेजर रॉक एडिक्ट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेजर रॉक एडिक्ट, और हिंदी में बोलते हैं बृहद शिलालेख। ये इसलिए बता रहे हैं कि इनको पढ़ने के बाद ही हम दर्शन को जान पाते हैं, इनको पढ़ने के बाद ही हम उनके फिलॉसफी को जान पाते हैं, उनके प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को जान पाते हैं, उनके टारगेट को जान पाते हैं। सोशल टारगेट्स क्या हैं, इकोनॉमिक टारगेट्स क्या हैं, और जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए उनका इंटेंशन क्या है। तो राजा अपने बारे में लिख कर ऐसी जानकारी दे, ये तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए आप राजा हैं और आपको अपने साम्राज्य में एक बात को भेजना है, तो वाईफाई तो था नहीं उस समय, हैं? मोबाइल था वैसा, पहुंच जाए, क्या करेगा? घोड़ा से भेजता था मैसेज, हरकारा, हरकारा कहते थे ना, दूध। तो कितना दिन में जाएगा? रामचंद्र जी को वनवास हो गया, यह बात भरत को बताने में इतना टाइम लगेगा था कि वो 200-400 किलोमीटर अंदर जा चुके थे जंगल में। नहीं तो यदि उसी समय भरत को कोई जाके तुरंत मैसेज कर दिया था कि राम जी जा रहे हैं, जल्दी आओ, तो तुरंत आ जाते। अब भरत आए तो राम जा पाते? नहीं जा पाते। जो आदमी खड़ाऊ रख के शासन कर सकता है वो भाई को जाने देता? नहीं जाने देता। तो लेकिन कितना बड़ा दिक्कत हुआ, व्हाट्सएप नहीं था। तो वैसा ही व्हाट्सएप क्रिएट करने का प्रयास किया अशोक ने। सोचा एक ग्रुप बनाते हैं। तो कैसे ग्रुप बनेगा? मान लीजिए ये पूरा का पूरा उनका साम्राज्य विस्तार ऐसे करके, हम इसको जल्दीबाजी के लिए बना रहे हैं ऐसे। अब इधर पाकिस्तान है, इधर कंबोडिया है, इधर श्रीलंका है, इधर में अपना भारत का लास्ट पॉइंट है। तो इतने एरिया में यदि किसी को करना है तो जो सड़कें होंगी, इनके मेजर जो चौराहा होगा वही ना लगाएगा। जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक होगा। मान लीजिए आपको कोई मैसेज हर जगह वायरल करना है तो आप उस ग्रुप में भेजेंगे जिसमें ज़्यादा मेंबर हैं। तो अशोक ने अपने शिलालेखों को उन जगहों पर लगाना ज़्यादा उचित समझा जहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक गुजरता है, मेजर शहर के मेजर चौराहे पर। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, वाई आर यू सो लेट। तो अशोक के शिलालेख के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम शिलालेख जानने के बाद इनका प्रशासन, साम्राज्य विस्तार, राजनीति पढ़ेंगे। क्योंकि हमने बताया है कि किसी भी साम्राज्य को पढ़ना है तो उसमें 4 इक को पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? 4 इक। जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। किसी भी साम्राज्य का, राजा का आपको पढ़ना है तो ये 4 इक को पढ़ लीजिए, तो पीटी भी हो जाएगा और मेंस भी हो जाएगा क्रम। और कुछ भी छूटेगा तो एक चीज़ पता है कि हमने सांस्कृतिक नहीं पढ़ा है, सामाजिक नहीं पढ़ा है। लेकिन अभी हम अभिलेख से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। तो अशोक ने 8 जगह मेजर रॉक एडिक्ट लगाया। कितने जगह? 8 जगह। कोई है जिसको 8 जगह का नाम याद है? अच्छा, मेजर रॉक एडिक्ट या बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? किसी को ध्यान है? अशोक के बृहद शिलालेख कितने हैं? हाँ, बृहद शिला, मेजर रॉक एडिक्ट। ऑनलाइन में कोई है जो बता सके कि अशोक के बृहद शिलालेख या मेजर रॉक एडिक्ट की संख्या कितनी है?
14, वेरी गुड। देखिए शिलालेख 14 थे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा है। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। लेकिन अशोक ने ऐसे शिलालेख 14 शिलालेख कहाँ लगाए? 8 जगहों पर। अब यहाँ कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। जब शिलालेख 14 हैं तो जगह 8 कैसे हो सकता है? नहीं, कन्फ्यूजन हो रहा है ना? आपको नहीं हो रहा है, आपका तो मान लीजिए पीटी मेन सब क्लियर हो गया है, कोई बात नहीं। लेकिन जो नॉर्मल नए लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है ना कि 14 जब हैं तो 8 जगह कैसे? इसका कोई समाधान हो सकता है? इज देयर एनी सॉल्यूशन? वेरी गुड, यही इसका रीजन है। अशोक के जो शिलालेख हैं, जिसको पहला, जिसके पहले में क्या कहा, दूसरे में क्या कहा, सवाल आता है ना कि अशोक के बृहद शिलालेख 1 में क्या कहा गया? पशु वध पर निषेध किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध का जिक्र किस शिलालेख में? ऐसे सवाल आते हैं। तो यह मेजर रॉक एडिक्ट की बात हो रही है। तो आपको 14 है, अब 14 एक ही जगह एक ही पर है, इसको ध्यान से समझिए। मान लीजिए यह शिला है, शिला मतलब पत्थर, क्या है? पत्थर है, और इसमें नीचे 2 पैर हैं इसके, इसको जाके कहीं पर गाड़ सकते हैं, लगा सकते हैं। अब इस पर नंबर 1 में कुछ बातें लिखी हुई हैं, तो ये हो गया मेजर रॉक एडिक्ट 1। फिर नंबर 2 दे के कुछ लिखा गया है, ये हो गया मेजर रॉक एडिक्ट 2, और ऐसे ही करके 14 पर लिखा गया है, ये हो गया मेजर रॉक एडिक्ट 14। और सब एक ही रॉक पर है, अलग अलग रॉक पे नहीं है। अधिकांश लोग समझते हैं कि यह अलग अलग पत्थर पर लिखा हुआ शिलालेख होगा, कि पहले में पशुवध का निषेध है तो दूसरे में पड़ोसियों का जिक्र है। तो यह ऐसा नहीं है कि यह अलग अलग पत्थर नहीं है, एक ही पत्थर पर अलग अलग पैराग्राफ है। गेटिंग द पॉइंट? तो एकदम क्लियर दिमाग में बैठा लीजिए, एक ही पत्थर पर अलग अलग मैटर है, और हर पैराग्राफ का एक नाम है, 1 2 3 4, 14 पैराग्राफ है। अब ऐसे पत्थरों की संख्या है कुल 8, ज्ञात संख्या 8 है, हो सकता है बाद में फ्यूचर में ज़्यादा भी मिल जाए। अभी तक यह 8 जगह से सब में सेम बात लिखा हुआ है। मान लीजिए आप नीतीश जी का पोस्टर देखते हैं या मोदी जी का, तो देखिए कि एक ही पोस्टर तो हर जगह नहीं दिखता है, एक ही बात सब लोग जान जाए। कोई कंपनी अपना प्रचार करती है तो एक ही तरह का ऐड है और हर शहर में दिखता है, हर शहर के चौराहे पे दिखता है। उसी तरीके से अशोक का जो यह ऐड है, अशोक की जो बात है, यह भारत के और भारत के बाहर भी, अभी वर्तमान में भारत के बाहर भी कुछ चला गया है, वहाँ 8 जगहों पे दिखती है। उनका नाम लिखिए, लिखिए कालसी, कालसी, गिरनार, येरागुडी, येरागुडी ऐसे लिखिए, कालसी, गिरनार, येरागुडी, सोपारा, सोपारा या सुरपारक है, सोपारा, फिर धौली, जौगढ़, धौली, जौगढ़, शहबाजगढ़ी और मनसेहरा, शहबाजगढ़ी और मनसेहरा। ये 8 जगह हैं, ठीक है। ये जो 8 जगह हैं ये याद कर लीजिए। जैसे इसमें कौन सा जगह कहाँ है, कालसी कहाँ पर है, किसी को ध्यान है? देहरादून में कालसी है, देहरादून। और गिरनार गुजरात, गुजरात।
अपराजिता आप बताइए येरागुडी कहाँ है? कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक, कुर्नूल में है कर्नाटक। सुरपारक या सोपारा कहाँ है हर्ष? महाराष्ट्र, ठीक है। और धौली और जौगढ़ उड़ीसा में है, ठीक है। एक गंजाम जिले में है और एक पुरी जिले में है। जौगढ़ गंजाम जिले में है और धौली जो है पुरी जिले में। पुरी हाँ। और शहबाजगढ़ी और मनसेरा भारत से बाहर अभी वर्तमान में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा पर है। इनफैक्ट शहबाजगढ़ी तो अब अफ़गानिस्तान में है, पाकिस्तान में भी नहीं है। और मनसेरा पाकिस्तान में है। गिरनार गुजरात में है, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है जूनागढ़, ठीक है ना। तो अब इसमें जो पहला से लेके लास्ट तक को अभी याद कर लेना है, जितना है 14 को याद कर लेना। याद है? दोनों ये 8 याद हो गया? 8 का नाम एक बार रिपीट कर दीजिए, जो जगह का नाम है, कौन कौन बाहर हैं, कौन उड़ीसा में कौन सा है, साउथ का कौन सा है, ये सब करके बताइए एक बार, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, कुछ जो है ना हम उसके इन्फॉर्मेशन लिखवा दे रहे हैं, फिर याद करवाएंगे, ठीक है। जैसे पहला है, देखिए पहला शिलालेख बृहद शिलालेख 1, इसमें पशु वध पर निषेध है। पहले में क्या है? पशु वध पर निषेध है। दूसरा में क्या है? समाज कल्याण संबंधी कुछ बातें हैं और पड़ोसियों का जिक्र है। दूसरे में 2 बातें हैं, एक समाज कल्याण संबंधी, दूसरा है पड़ोसियों का जिक्र। पड़ोसी में कौन कौन? चोल, पांड्य, सरिये पुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी। चोल, पांड्य, सरिये पुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी, ये अभिलेख 2 में है। केरल पुत्र और ताम्रपर्णी, हाँ, और ताम्रपर्णी, ठीक है। तीसरा लिखिए, तीसरा में युक्त राजुक और प्रादेशिक, युक्त राजुक और प्रादेशिक का जिक्र है। कुछ दौरों का जिक्र है, हाँ, कुछ दौरों का जिक्र है। दौरा राउंड मारते हैं ना, दौरा करते हैं, कुछ ऐसे दौरों का जिक्र है। और कुछ अच्छे कार्यों को बताया गया है, यानी 3 चीज़ें हो गई, दौरा, कार्य और अधिकारी। अच्छे कार्यों का जिक्र है, दौरों का जिक्र है, यानी सरकारी दौरे, राजकीय दौरे, ठीक है। चौथा में धम्म घोष की जगह, भेरी घोष की जगह धम्म घोष का जिक्र है। भेरी घोष की जगह अशोक कहता है कि मेरे साम्राज्य में अब भेरी घोष नहीं होगा, अब धम्म घोष होगा। भेरी क्या होता है? युद्ध के पहले जो बजता था ना, उसको भेरी बोलते हैं। तो वह नहीं बजेगा, अब क्या बजेगा? धम्म, यानी जो उनका लाया हुआ धर्म था वह। तो चौथे में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की चर्चा है। 5वां में धर्म महामात्य की चर्चा है। धर्म महामात्य, एक अधिकारी विशेष धर्म महामात्य का चर्चा है 5वें में। 6ठे में अशोक का प्रसिद्ध कथन है, जो कि बार बार पूछा जाता है सवाल में, कि मैं चाहे कोई भी कार्य कर रहा हूँ, चाहे जहाँ भी रहूँ, खाता रहूँ, शयनगार में रहूँ, किसी भी स्थिति में प्रतिवेदिक मुझसे आकर अपनी बात कह सकते हैं, जनता की बात कह सकते हैं, ठीक है। लिखिए, 6ठे में अशोक कहता है कि मैं चाहे खा रहा हूँ, चाहे सो रहा हूँ,
अभी हम लोग अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं, अशोक के मेजर रॉक एडिक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। बृहद शिलालेख, हिंदी में बृहद शिलालेख, इंग्लिश में मेजर रॉक एडिक्ट। उन्हीं के जो रॉक एडिक्ट में जो 14 महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें हम लोग छठे पर हैं। छठे में कहता है कि मैं चाहे सो रहा हूँ, चाहे खा रहा हूँ, चाहे कोई भी कार्य कर रहा हूँ, मेरे प्रतिवेदिक आकर लोगों के हित के लिए मुझसे बात कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अशोक की क्वालिटी को बताता है और जनता के प्रति उसके समर्पण को बताता है। हाँ, वो घंटी होता था एक, उसको बजा के प्रतिवेदिक बोल सकते, घंटा बजा के। चलिए, छठा हो गया। सातवां में उसने कहा है सहिष्णुता की बात की है। विभिन्न संप्रदायों में सहिष्णुता की बात सातवें में। आठवां जो शिलालेख है मेजर, आठवें शिलालेख में देखिए, अशोक कहता है कि मैंने बहुत सारी बिहार यात्राएं की, यानी कि जब मैं आखेट पे जाता था, यानी शिकार करने जाता था, तो उस यात्रा को क्या कहते थे? बिहार यात्रा। ठीक है, तो मैंने बिहार यात्रा की, तमाम तरह की दूसरी यात्राएं की, लेकिन सैन्य अभियान किए, लेकिन अब मैं धम्म यात्रा करूंगा। तो बिहार यात्रा, राजनीतिक सैन्य यात्राएं छोड़कर मैं अब कौन सी यात्रा करूंगा? धम्म यात्रा करूंगा। यह आठवें में कहा गया। नौवें में अशोक जो है कई तरह की चीज़ों को बताता है कि यह गलत है। जैसे शादी विवाह समारोह में जो खर्च अधिक होता है उसको भी गलत बताया। ठीक है, वह धम्म पर ही बल देता है। नौवां में भी, मतलब जो फिजूल खर्ची को रोकने की बात करता है। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं, शादी विवाह समारोह में भी जो खर्च होता है उसको भी, फिजूल खर्ची को रोकने की बात करता है। किसी के जन्म पर ज़्यादा खर्च हो रहा है उसको भी रोकता है। ठीक है ना, यानी फिजूल खर्ची को रोकने की बात करता है वो नौवें में। और धम्म पर बल देता है, धम्म पर बल देता है। 10th लिखिएगा, 10वां में वो कहता है कि धम्म की नीति पर चलकर ही कीर्ति को स्थायी किया जा सकता है। यानी स्थायी कीर्ति की बात करता है, स्थायी कीर्ति की प्राप्ति के तरीके को बताता है अशोक। किसमें? 10वें में। 11वें में, 10वां में स्थायी कीर्ति धम्म के माध्यम से हासिल की जा सकती है। स्थायी कीर्ति धम्म के माध्यम से हासिल की जा सकती है। 11वें में वो कहता है कि ब्राह्मण श्रमण, यानी दूसरों के प्रति आदर करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। ब्राह्मण श्रमण का जो भिक्षुक होते हैं उनका आदर करना चाहिए, उनके साथ जो विशेष व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में 11वें में वो चर्चा करता है। 12वें में वो फिर से सहिष्णुता की बात करता है, धार्मिक सहिष्णुता, दूसरे संप्रदायों को जानने की सलाह देता है। 12वां में अशोक कहता है कि हमें दूसरे संप्रदायों के प्रति भी सहिष्णु होना चाहिए, उन्हें जानना चाहिए। वो कहता है जो आजकल के समाज को सीखना चाहिए। अशोक तभी कहता है कि आप अपने धर्म को मानिए, लेकिन दूसरे के धर्म का अनादर मत कीजिए, तिरस्कार मत कीजिए। हर आदमी को यह हक है कि वह किस संप्रदाय के धर्म को मान्यता मान सकता है, लेकिन अगले का अनादर नहीं करना है। ऐसी सीख अशोक तब देता है जब समाज विकसित हो रहा था, और आज एक विकसित समाज में हम उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षा केवल पढ़ के परीक्षा पास करने के लिए नहीं होता। शिक्षा का मूल उद्देश्य आपके अंतस का विकास करना होता है। यह छोटा लक्ष्य है नौकरी प्राप्त करना। यह अलग बात है कि हम उसी को बहुत बड़ा मान लिए हैं। लोग कहता है कि ये पढ़ा लिखा आदमी, थोड़ा कहता है कि ये पढ़ा लिखा है, मतलब यह पढ़ाई लिखाई अंदर जानी चाहिए और उससे क्वालिटी बढ़नी चाहिए। देखिए, पढ़ा लिखा है तो दिखता है, लोग कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा है तो पता चलता है कि पढ़े लिखे। पर्सनालिटी आपसे बेहतर किसी का हो सकता है, लेकिन क्वालिटी आपसे बेहतर नहीं होगा। तो 12वां यही सिखाता है कि आप दूसरे को भी जानिए, उसको भी सम्मान दीजिए। 13वां विश्व प्रसिद्ध है, कलिंग की लड़ाई का जिक्र 13वें में है। कलिंग युद्ध का जिक्र 13वें अभिलेख में है। इसी में कई छोटी छोटी जनजातियों का भी जिक्र है।
युद्ध विरोधी क्यों हुआ, उसका हृदय परिवर्तन क्यों हुआ अशोक का, इसी में जिक्र है 13वें में। कई यूनानी राजाओं का जिक्र है 13वें में। 14वें में अशोक कहता है कि मैंने बहुत सारी बातें अपनी प्रजा से कही, बहुत सारी बातें मैं कहना चाहता था, कई बातें हो चुकी हैं, कई बातें अभी बाकी हैं, इसलिए मैं आगे भी ऐसे अभिलेख लेकर आऊँगा और आप लोगों से अपनी बातें समय समय पर कहता रहूँगा। मैंने कई बातें इस लेख के माध्यम से आपसे की, कई बातें और समय समय पर करता रहूँगा। यानी 14वें में कहा गया कि मैं फ्यूचर में भी ऐसे अभिलेख लेकर आपके सामने आऊँगा। सारांश है, ठीक है? क्या क्या हुआ? हाँ, शायरी टाइप का हो गया। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी। बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। तो ऐसी बरसात अशोक किए, बाद में बम्बार्डिंग कर दिए, 50 ठो लेके आ गए अलग अलग, ठीक है? तो अब इसको याद कर लेते हैं। ये तो मैंने लिखवा दिया, अभी छोटे छोटे बहुत सारे 50 लेख आएंगे। ये तो इसमें मैटर पे ध्यान दीजिए, ठीक है? चलिए, पहला को याद करने का टेक्निक बता रहे हैं। अभी आपको 14 याद हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और 14 को अलग अलग कीजिए, परीक्षा हॉल में फिर एक वाला दूसरे में, दूसरा वाला तीसरे में चला जाता है। जैसे पहला प से लिखा हुआ ना, पहला में क्या है? प है, तो प से पशु याद रहेगा। तो पशु वध निषेध किस में है? पहले में। लेकिन अशोक एक अव्यवहारिक राजा नहीं था, व्यवहारिक था। उसने कहा कि ठीक है, पशु वध पर निषेध रहेगा, लेकिन राजकीय पाकशाला में 1 हिरण और 2 मोर, 1 हिरण और 2 मोर बनाए जाएंगे रोज। यानी नहीं कि एकदम पूर्ण प्रतिबंध नहीं, आंशिक प्रतिबंध, ठीक है? शराबबंदी लागू किया, लेकिन कुछ लोगों के लिए छोड़ दिया। ठीक उसी तरह की बात। पहला याद हो गया? पहला में किसी को कोई दिक्कत, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी? मीनू, पहला याद हो गया आपको? पहला में पशुवध है, 2 मोर और 1 और हाँ। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जब मेंस का आंसर लिखिएगा तो लिखिएगा अशोक ने एक निर्णय लिया, लेकिन वो अव्यवहारिक राजा नहीं था। क्योंकि अव्यवहारिक डिसीजन क्या होता? पूर्ण प्रतिबंध। और भोजन एक ये है ना, भोजन में नॉनवेज और वेज एक सच्चाई है, उसको एक्सेप्ट किया अशोक ने और उसको सीमित किया, ठीक है? चलिए सेकंड में आइए। समाज कल्याण के 2 पहलू बताए उसने। दूसरा में क्या है? समाज कल्याण के 2 पहलू। एक बताया कि मानव के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और दूसरा बताया पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। दूसरे में भी जिक्र है। उसके अलावा पड़ोसियों का जिक्र है। तो एक पड़ोसियों के बारे में बातचीत और एक है समाज कल्याण। तो 2 बातें हैं ना इसमें, मेजर 2 बातें हैं। और जो समाज कल्याण की जो बात कर रहा है उसमें भी मानव के साथ कैसा व्यवहार करें और पशु के साथ कैसा, इसका बात है। वहाँ भी 2 वर्ग है। तो 2-2 का 2 सेट है 2 में, याद रहेगा? 2-2 के 2 सेट हैं इसमें 2 में। चोल पांड शेर, मतलब कि पड़ोसियों का जिक्र है और समाज कल्याण की बातें हैं। 2 बातें इसमें फिक्स है। आगे बढ़ें? दूसरा याद हो गया? कोई ऐसा है जिसको दूसरा याद नहीं हुआ? समाज कल्याण और पड़ोसी। नीतू आपको? चलिए नेक्स्ट थर्ड पर आइए। थर्ड जो है ये तो बहुत आसान है। इसमें 3 तरह की बातें। पहला है कुछ अधिकारियों का जिक्र है, दूसरा है कुछ दौरों का जिक्र है, और तीसरा क्या है? अच्छे कार्यों का जिक्र है। और जो अधिकारियों का जिक्र है वह भी 3 हैं, युक्त, राजुक और प्रादेशिक। तो पूछे कि 3 तरह के अधिकारी का जिक्र किस में है? तो तीसरे में। 3 तरह की बातें किस में हैं? तो तीसरे में। 3 बातें वो क्या क्या हैं? तो दौरा है, अधिकारी है तो दौरा होगा ही, और अधिकारी यदि दौरा करेंगे तो अच्छा कार्य होगा। तो इन तीनों को जोड़ लीजिए तो तीसरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहला भी क्लियर पशुवध, दूसरा भी क्लियर पड़ोसी और समाज कल्याण, तीसरा भी क्लियर युक्त, राजुक, प्रादेशिक, दौरा और अच्छे कार्य। चौथा में बहुत आसान है। चौथा में क्या है? धम। धम की बात कर रहा है किसके जगह पे? भेरी घोष की जगह। तो भेरी घोष
देखा जाए तो 4 शब्द है, 4 अक्षर हैं इसमें। भेरी घोष में कितने अक्षर हैं? 4। तो भेरी घोष की जगह धम्म घोष होगा, यानी 4 वाले में 4 अक्षर का एक शब्द है। ठीक है ना? आदमी धम्म का कार्य पर जब चलेगा तो उसके चारों पुरुषार्थ, चारों आश्रम सही से चलेंगे। ठीक है ना? तो 4 का बहुत सारा सेट इसमें हो जाता है। धर्म जो है क्या करता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का एक 4 में से एक है। तो धम्म के रास्ते पर भेरी घोष से भी 4 अक्षर याद आ सकता है आपको। याद रखिए, 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा, ऐसे ही याद हो जाएगा। वही जो नहीं बोले कि ट्रम्पेट जो बजता है ना, ट्रम्पेट को भेरी घोष बोलते हैं। तो ट्रम्पेट की जगह क्या बजेगा? आप युद्ध में जो बिगुल बजाया जाता है ना, उसको भेरी बोलते हैं। तो अब युद्ध भेरी घोष नहीं होगा। चौथे में कहा गया कि 4 अक्षर का शब्द नहीं चलेगा, अब 3 अक्षर का शब्द आएगा, धम्म। 4 को हटा के 3 को लाने की बात कहा गया है चौथे में। भेरी घोष की जगह धम्म घोष। इज इट क्लियर टू ऑल? आपको समझ में आ रहा है? आप पहली बार जुड़ी हैं आज क्लास से, बातें समझ में आ रही हैं? अशोक के 14 अभिलेख एक ही पत्थर पर खुदे हुए हैं और 8 जगह लगे हुए हैं। ये वीडियो आपको मिल जाएगा, पूरा समझ लीजिएगा। ठीक है ना? अशोक के 14 अभिलेख एक ही पत्थर पर 14 पैराग्राफ हैं और ऐसे पत्थर भारत और पाकिस्तान समेत 8 जगहों पे लगे हुए हैं। उन्हीं में हम अभी चौथे तक पहुँचे हैं और 14वां हमको अभी 10 मिनट में याद कर लेना है। 5वां में क्या बताया था मैंने? धर्म महा, तो इसको अलग से याद कर लीजिए। धर्म महामाद की नियुक्ति, उनके 5 कार्य, ऐसे कर लीजिए। धर्म महामाद की नियुक्ति और उनके 5 कार्य की जिक्र है। कार्य का भी जिक्र है, ऐसा नहीं है कि हम अलग से बता रहे हैं। उनके नियुक्ति की भी जिक्र है और उनके 5 कार्यों का भी जिक्र है। तो 5वां याद हो गया, धर्म महामाद और 5 कार्य। 6ठा में आइए, अशोक कहता है कि प्रतिवेदिक से, प्रतिवेदिक शब्द कहाँ आया? 6ठे में आया। तो प्रतिवेदिक से कहता है कि मैं निम्न 6 कामों में से कोई भी काम कर रहा हूँ, तुम आके मुझे उठा देना या बता देना। जनता की परेशानी में यह 6 काम भी कर रहा हूँ ना, तब भी सुन सकता हूँ। कितने काम? 6 काम। उसमें है सोना, खाना, बातचीत करना, या फिर क्या लिखा है, शयनगार में होना। इस सब तरह के 6 कार्यों का जिक्र अशोक ने किया है। किसमें? 6ठे में। और ये 6 कार्य वो कर रहा होगा तब भी प्रतिवेदिक जाके उसको सूचना दे सकता है। तो उसको क्या कहेंगे? 6ठा बृहद शिला अभिलेख। कोई दिक्कत? वो कहता है कि लोगों का हित करना मेरा कर्तव्य है। प्रतिवेदिक किसी भी समय मुझे आकर सूचित कर सकते हैं और वो मैं 6 कार्य कर रहा हूँ, इसमें से किसी कार्य को करते समय मुझे वो रोक सकता है। यानी सोता हुआ राजा को जगा दीजिएगा तो गर्दनें काट लेगा पहले, हैं? राजा कितना भी बढ़िया हो, निरंकुश होता है ना। आप लोग बताइए कि क्या एक निरंकुश राजा और एक खराब लोकतंत्र में कौन ज़्यादा बढ़िया है? खराब लोकतंत्र बढ़िया है। अच्छा लोकतंत्र हो बेस्ट है, लेकिन निरंकुशता तो क्या है? मान लीजिए एक राजा था नेदुन झेलियन साउथ का, और उसके साम्राज्य में कुछ ऐसे संगम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। तो उसमें ऐसी घटना हो गई कि एक वो शिल्पाधिकार में क्या बोलते हैं उसको, मतलब आभूषण था कोई, उसका एक पार्ट गुम हो गया और एक पार्ट जो गुम हुआ वो रानी का भी एक पार्ट गुम हुआ था, उसके से मैच कर गया। तुरंत ही उसने, हाथ नहीं था वो, हाथ का या पैर का कुछ पहनने वाला था, तुरंत ही उसने कहा कि इसको फांसी की सज़ा दे दीजिए और फांसी की सज़ा दे दिया गया। उसके बाद अगले दिन वो मिल गया, रानी का पता चला गुम ही नहीं हुआ था। अब आदमी कहाँ से आएगा? राजा ने तो सज़ा दे दिया। तो राजा कितना भी बढ़िया हो, निरंकुश होता है। चलिए, 6 कार्य कर रहा हूँ तब भी मुझे जगा दीजिएगा। 7वां कार्य में 100 से ही है, 700 से लिखते हैं और सहिष्णुता भी 100 से है। ठीक है ना? तो यह 7वां कार्य है। 7वां अभिलेख याद हो गया, सहिष्णुता, कंपैशनेट होना, नोबल होना, और लोगों की तो सहिष्णुता एक वर्ड आती है। 100 से सहिष्णुता और 100 से 7वां अभिलेख। कहीं कोई दिक्कत? अब आइए 8वां पर। 8वां याद करना बहुत आसान है।
8वां को तो ऐसे भी, वो 8वां में यात्रा का जिक्र करता है। किसका जिक्र करता है कि मैं पहले बिहार यात्रा करता था। बिहार यात्रा मतलब मैं आखेट करता था, शिकार करता था। बाद में मैंने राजनीतिक यात्राएं की, यानी कि जीतने के लिए राज्यों को, लेकिन अब मैं धम्म यात्रा करना चाहता हूँ। तो यात्रा कैसे देखिए, 8 ऐसे लिख रहे हैं ना, यहाँ से शुरू किया मैंने और यहीं आके ख़त्म हो गया। 8 कैसे लिखे, यहाँ से स्टार्ट किया यहीं ख़त्म। 8 जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पर समाप्त होता है। आप यदि वैष्णो देवी की यात्रा करने जा रहे हैं तो जहाँ से जाते हैं लौट कर वहीं आते हैं ना, कि गए तो गए रह गए, गया 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 तो गया ही रह गया, ऐसा होता नहीं है ना। गया वाह, यात्रा करने वाला व्यक्ति जहाँ से शुरू करता है वहीं पर आकर रुकता है। तो वैसे ही 8 लिखते हैं, सिमिलरिटी है ना 8 और यात्रा में। आपने जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर रुके, या 8 है, यात्राओं का जिक्र 8 है, कोई दिक्कत। आइए 9th में, देखिए आपके पास 9 रुपया होगा ना, सोचिए कि हम 10 रुपया कर लें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बचत करना पड़ेगा। कि गलत काम करेगा बोल, बचत। 99 का चक्कर क्या होता है, हम 99 को 100 करना है, तो हम क्या करेंगे, बचत करेंगे। तो फिजूल खर्ची को रोकेंगे तो बचत होगा। तो 9th में फिजूल खर्ची को रोकना है ताकि 9-10 हो जाए। 9th में फिजूल खर्ची को रोकना है, तब ये 9-10 होगा। तो इससे याद रहेगा, 9th में क्या रोकना है, फिजूल खर्ची को रोकना है। ठीक है। अच्छा, तेंदुलकर को कभी देखा आप लोगों ने खेलते हुए, कभी देखा हुआ है कि नहीं देखा? बहुत बार देखा। उसके जर्सी के पीछे क्या लिखा, उसका टी-शर्ट पे क्या लिखा हुआ है? कितना नंबर का जर्सी पहनता था? 10 नंबर का। विश्व के जितने भी प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर, उनका जर्सी का नंबर 10 होता है। तेंदुलकर के सम्मान में अभी 10 नंबर की जर्सी किसी को दी नहीं जा रही है, पता है ना। भारत में 10 नंबर की जर्सी तेंदुलकर के बाद ख़त्म हो गया। तो बड़े प्लेयर 10 नंबर की जर्सी पहनते हैं जिनकी कीर्ति स्थायी होती है। तेंदुलकर का कीर्ति स्थायी है ना, तो जिसका ज़्यादा नाम है वो कौन सा जर्सी पहनता है, 10 नंबर। मैराडोना का जर्सी का नंबर क्या था, 10। ठीक है। तो 10 से याद रहेगा स्थायी कीर्ति, यानी धम्म के आचरण से, धम्म के पालन से कीर्ति स्थायी होती है। और जब कीर्ति स्थायी होती है तो 10 नंबर का जर्सी आपके साथ लग जाता है। 10 क्या है, परफेक्ट 10, यानी पूर्णता का प्रतीक है। यानी स्थायी प्रकृति का आपका कीर्ति होगा, यानी आपका यश, आप फेमस होंगे, आपका नाम होगा। वो कब होगा, जब आपका 10 में 10 होगा। इतना में तो संस्कृत पर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, ये तो रॉकी वाला सूत्र हो जाएगा, ये तो सूत्र ही टफ हो जाएगा। तो याद हो गया, 10 में किसी को दिक्कत। 11 में जोड़ा होता है। 11 कैसे लिखते हैं, देखिए, 1 पर 1। तो वह कहता है कि 1 पर 1, यानी कि ब्राह्मण, श्रमण, भिक्षुक, मतलब जोड़े की बात की गई कि इनके साथ आदर का व्यवहार करना चाहिए। एक मतलब जोड़ा बनाया गया है, ब्राह्मण श्रमण कहा गया है। तो ब्राह्मण श्रमण क्या है, ब्राह्मण हाइफन श्रमण। वैसे ही भिक्षुक हाइफन भिक्षुणी, ऐसे ऐसे लोगों का एक लिस्ट दिया गया है 1 पर 1 का, जिनके साथ कुशल व्यवहार करना है, आदरपूर्वक व्यवहार करना है, अगले को अगले का आदर करना है, एक का आदर करना है। ठीक है। उसके बाद है 12। 12 कैसे लिखते हैं, 1 के बाद 2। 12 कहता है कि आप 1 से चिपके मत रहिए, 2 की तरफ बढ़िए। अपने धर्म से चिपके मत रहिए, दूसरे संप्रदाय को भी जानिए। 1 से चिपके मत रहिए, दूसरे की तरफ भी बढ़िए। एक संप्रदाय से चिपके मत रहिए, दूसरे संप्रदाय का भी आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, उसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये 12 याद करना मुश्किल है। 1 से 2 की तरफ बढ़ो, इसका सोर्स क्या है, 1 से 2 की तरफ बढ़ो। फॉलो की बात नहीं कर रहा है, जानने की बात कर रहा है। आदर करना, जानना, मतलब हमारा कहना है कि 1 से 2 की तरफ बढ़िए। आप केवल 1 में सिमट के मत रहिए, दूसरे को भी समझिए। समझिएगा तब ना, सब एको अहम द्वितीयो नास्ति, सब एक ही है। देखिएगा तो सब एक ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें
यही मेरा खूंटा यही गड़ेगा, समस्या वहाँ पर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। 1 से 2 की तरफ बढ़िए, यानी उदारता की तरफ बढ़िए, विशालता की तरफ बढ़िए, सहृदयता की तरफ बढ़िए, बिग हार्टेड होइए, है ना, उसकी बात कर रहा है। बड़प्पन दिखाइए, उसकी बात क्या कर रहा है। 1 से 2 की तरफ चलिए। 12 कोई दिक्कत, 13 में किसी को दिक्कत नहीं है, सबको याद है कलिंग युद्ध है 13 में, ठीक है ना। और 14 में भी दिक्कत नहीं है कि मैं ऐसे लेख, ऐसे चीज़ों को मैं बार बार बताता रहूँगा, बार बार आपके बीच आता रहूँगा। यह तब होगा जब आप इसको याद जो किए हैं अभी सुना दीजिएगा, तब। नहीं तो मैं बार बार बताता रहूँगा, मैं जाऊँगा ही नहीं जब तक आप इसको सुना नहीं देंगे, ठीक है ना। चलिए 6 पूछेंगे ऑनलाइन में और 6 पूछेंगे ऑफलाइन में, 13वां 14वां पूछेंगे नहीं, ठीक है ना। चलिए आप बताइए पहले में क्या है। फर्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट में क्या है। पशुवध निषेध है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सेकंड में क्या है, पड़ोसियों का जिक्र है, ताम्रपर्णी सरिये पुत्र केरल पुत्र का जिक्र है दूसरे में, ठीक है। चलिए आप बताइए तीसरे में क्या है। वेरी गुड। चौथे में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है चौथा, भेरी घोष की जगह धम्म घोष, वेरी गुड। छठे में बताइए, माइक ऑन करके, आपका माइक ऑफ है। छठे में क्या है, बोलिए ने। हाँ वेरी गुड, छठा। चलिए 5वां बता दीजिए, फिर आप लोगों से नहीं पूछेंगे, फिर हम जो पूछेंगे वो ऑफलाइन पूछेंगे। 5वां, वेरी गुड। ये तो सब जितना हम सोचे थे उससे ज़्यादा। आप लोग क्या बोल रहे थे जरा उनको सुन लेते हैं, कहीं कन्फ्यूजन लग रहा है कुछ। छठे में ये प्रतिवेदिक वाली बात है ना। छठे में कहा गया कि अशोक ने कि हम 6 कार्य कर रहे हों, सो रहे हों, जाग रहे हों, टहल रहे हों, खाना खा रहे हों, किसी से विचार विमर्श कर रहे हों, उसमें भी प्रतिवेदिक आके मुझे निवेदन कर सकता है। जनता की भलाई के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। कोई कन्फ्यूजन है छठे में। 5वां में धर्म महामात्र की नियुक्ति और उसके 5 तरीके के कार्य बताएं। 5वां में धर्म महामात्र की नियुक्ति और उसके 5 तरीके के कार्य बताए गए हैं। और चौथे में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की चर्चा। चलिए 7वां बताइए। वेरी गुड। 8वां बताइए। 8 का क्या सूत्र था, तुम बताओ। यात्रा के बारे में। 8 यात्रा से शुरू होता है ना। कहीं दिमाग कहीं और था, अचानक फ्यूज कट गया, क्या हुआ, क्यों ऐसा बोल दिया। 8वां तो गलती नहीं होना चाहिए था। अच्छा आप बताइए। 9वां, फिजूल खर्ची को रोकना है। जन्म के समय, शादी के समय, मृत्यु के समय जो भोज आदि होते हैं उसमें फिजूल खर्च को रोकने की बात अशोक कहता है 9वें में। 10वां में आप बताइए। 11वें में बताइए आप। बोल याद रहा, धुन भूल गया। हाँ आदर की बात है, ठीक है। 12वां कौन बताएगा, आप बताइए। अन्य संप्रदायों के प्रति भी अच्छे भावना रखना। तो ये 14 शिलालेख आपको मैंने बताया, ठीक है। अब देखिए जो मौर्य के जो स्रोत हैं, इसमें शिलालेख से सवाल पूछेगा तो इन्हीं 14 से पूछेगा, ठीक है। लेकिन लघु शिलालेख भी बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं। मस्की का लेख है, गुर्जरा का लेख है, फिर लौरिया रेराज का है, तो ये सारे भी महत्वपूर्ण। भाबरू का है, बैराट का, वो जो सारे। तो कल बाकी जितने हैं उनको मैं कल फिनिश कर दूँगा। 50 आपका अशोक तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम मौर्य को 2-3 दिन में ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज कीजिए। और बोलिए। 11वें में आदर सम्मान की बात है, तो उसमें धर्म की बात हो सकती है। देखिए अशोक के अभिलेखों में ये ध्यान रखिएगा कि बहुत जगह लगेगा कि यह इसकी बात है, उसकी बात है, लेकिन चूंकि धर्म सब में कॉमन है तो वह ऐसा हो सकता है, वो गलत नहीं है। तो
धम्म की नीति की पहली बात तो कि चौथे में सबसे पहला बार धम्म का जो जिक्र आया वो चौथे में, ठीक है। व्याख्या शब्द करके आएगा नहीं आपको, क्योंकि व्याख्या इस सब में मिला कर, यदि व्याख्या कहेगा पूरे में होगा, लेकिन 11वें में धम्म, हाँ धम्म 11वें में धम्म का काफ़ी विस्तार से वर्णन है। ये तो मतलब आप लिख सकते हैं 11वें में धम्म का विस्तार से वर्णन है, और उसमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए यह प्राइमरीली बताया गया है। अनादर नहीं करना चाहिए, आदर करना चाहिए, और धम्म की व्याख्या आप कह सकते हैं, विस्तार के साथ धम्म की चर्चा है 11वें में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मेन हमने ये कहा कि आपको मेजर पकड़ में आ जाए और उसका सबका कोई जो सेंट्रल पॉइंट है वो याद रखिए। अब माइन्यूट में जाइएगा तो हर जगह, जैसे कि आपको ये जो राजा के नाम हैं वो याद करने होंगे। जैसे 13वां में एंटियोकस का जिक्र है, फिलाडेल्फस का जिक्र है, ये सब 13वें में है। तो मैंने कहा कि कुछ 5 यूनानी राजाओं का जिक्र है, तो पांचों का नाम भी याद कर सकते हैं। उसी तरीके से केरल पुत्र, सरिये पुत्र, ताम्रपर्णी, ये सब क्या है, पड़ोसी राज्य हैं। इससे अब पूछ दे कि अशोक के किस अभिलेख में यह पता चलता है कि उसका साउथ पर अधिकार नहीं था, तो आदमी सोचेगा सर तो ये बताए नहीं। ये कॉमन सेंस की बात है। जब आप केरल पुत्र को पड़ोसी कह रहे हैं, इसका मतलब केरल पर अधिकार नहीं था। चोल को जब आप पड़ोसी कह रहे हैं, इसका मतलब चोल पर अधिकार नहीं था। ताम्रपर्णी को यदि आप पड़ोसी कह रहे हैं, ताम्रपर्णी पर अधिकार नहीं था। तो अशोक के उस समय अशोक का न तो श्रीलंका पर अधिकार था, नहीं केरल पर अधिकार था। जब ये लेख लिखा गया, बाद में विस्तार अलग बात है, लेकिन इस लेख के समय उसका अधिकार नहीं था। पड़ोसी थे, उनसे एक साहचर्य का संबंध था और एक बेहतर रिलेशनशिप। तो कई बातें बताई जाती हैं, लेकिन विश्लेषण के बाद उससे ज़्यादा बातों को सोचा जाता है और उससे आंसर निकाला जाता है, ठीक है। तो इनको रिवाइज कीजिए और एक फ्रेश पेपर में लिखकर, जैसे आप लोगों ने कल बहुत ही अच्छे तरीके से डाला था, ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि जो लोग ग्रुप में हैं उनको लाभ मिले। तो आपको जो लिंक जाता है वो किस ग्रुप से जाता है? कल तो लोगों ने डाला था, ठीक है, हम देख लेते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, कल फिर मिलते हैं 8 बजे। ओके ओके।